आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मुंसिफ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। रात के 8 बजे हैं, वक्त हुआ है हमारे ख़ास प्रोग्राम बेबाक मुंसिफ का, जिसमें हम दिन भर की एक ऐसी खबर पर चर्चा करते हैं जिस पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और बात कल रात घटी घटना की। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक बांदा जेल में बंद अंसारी की मौत जुमेरात रात 8:25 पर हुई। डॉक्टरों की माने तो अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत रमज़ान के महीने में हुई है। अंसारी की मौत से ठीक 1 साल पहले इलाहाबाद में बाहुबली नेता और डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई थी। दोनों भाइयों की हत्या उस वक्त हुई थी जब पुलिस के कई जवान सुरक्षा में तैनात थे। इस घटना के ठीक 1 साल के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में मुख्तार अंसारी भी जेल में ही रोजे रख रहा था। गुरुवार की सुबह तक सब कुछ ठीक था। बाकी दिनों की तरह मुख्तार अंसारी ने गुरुवार की शाम को रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के कुछ देर के बाद उल्टी होने लगी और तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। मेडिकल कॉलेज में 9 डॉक्टरों की एक टीम ने मुख्तार अंसारी को देखा और फिर मृत घोषित कर दिया। जब ये खबर आम हुई तो 10:30 बजे का वक्त था और उसके बाद से ही लोगों ने उसके ऊपर यानी इस खबर के ऊपर अपने विचारों को साझा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसको वापस 1 साल पहले अशरफ की हत्या से जोड़कर देखने लगे और बहुत से लोगों ने इसको भी दबे अल्फाज में सियासत से जोड़ दिया है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या इस मौत की टाइमिंग की वजह क्या है, या फिर इस टाइमिंग के ऊपर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान जो कुछ हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ पॉलिटिकल नजरिया है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। जितेंद्र वर्मा रहेंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा रहेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपका भी खैर मकदम है। और राकेश पोद्दार साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, आपका खैर मकदम है। दिनेश शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम लोगों का स्वागत है। जितेंद्र वर्मा साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल किस तरह का माहौल है? तमाम जगहों पर अलर्ट की भी खबरें थी। अभी कैसे हालात आप देख रहे हैं पॉलिटिकल नजरिए से? हर मामले को पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्यूर है जी। हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। कस्टोडियल डेथ होती है सभी भारतीय पार्टी सरकार में प्रदेश में नंबर 1 पे। वैसे तो सबसे रात में दर्ज, लेकिन फर्जी भी उत्तर भारतीय जनता पार्टी सरकार चल। कानून के अनुसार 15 साल तक जांच, मौत हिरासत में होती है तो जांच 15 साल तक जांच होनी चाहिए। और हिरासत में मौत, बलात्कार, गायब होने की जो घटनाएं हैं, 2005 का कानून कहता है कि कानून की पिछली धारा जो है 176, उसके तहत मजिस्ट्रेट जांच करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है और सरकार की शय पर हो रही है। कहीं न कहीं सरकार जो काम खुद नहीं कर सकती वो सरकार प्रशासन के माध्यम से कर रही है, या सरकार भाड़े के हत्यारे लेकर भी ये कार्रवाइयां करा रही है। विकास दुबे, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, ये सभी घटनाएं पुलिस अभिरक्षा में हुई। किसी को अस्पताल ले जाते समय हुई, किसी की अरेस्ट करने के बाद गाड़ी पलटाते हुए दिखा दिया गया, और किसी को अपराधी के थ्रू अपराधी को पिस्टल उपलब्ध करवा के जेल में हत्या करवा दिया गया। मुख्तार अंसारी विधायक जी के मामले में उन्होंने, मृतक के पूर्व का बयान है, डूब जाए भारतीय जनता पार्टी चुल्लू भर पानी में। उन्होंने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था जी। मुझको जेल में जेल प्रशासन धीमा जहर दे रहा है। जेल प्रशासन सरकार के इशारे पर धीमा जहर दे रहा था। उनके बयान की सही समय जांच की जाती। कोर्ट में उनके मामले को संज्ञान लिया भी था, लेकिन जांच तो अधिकारी ही करते हैं। उनके अगर बयान की, उनके आरोपों की समय से जांच की जाती, समय से उनको इलाज उपलब्ध कराया जाता और अस्पताल में लंबे वक्त तक उनका अच्छा इलाज होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनके परिवार के लोगों ने भी कहा कि उनके पुत्र ने कहा कि मेरे पिता को जहर दिया जा रहा है खाने में, धीमा जहर जो तुरंत महसूस नहीं होता, हल्की फुल्की उलझन होती है, एक लॉन्ग टर्म के बाद वो जहर बॉडी पे इस तरह इफेक्ट करता है, किडनी, लीवर, हार्ट सब काम करना बंद कर देता है और मरीज की मौत हो जाती है। ये योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। आज देश में सबसे बड़े माफिया अगर कोई बैठे हैं तो चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितेंद्र बैठे वर्मा हैं। जी, इस तरह से सीधा सरकार पर सवाल खड़ा कर बिल्कुल देना, सीधा। इतना संगीन सवाल खड़ा करना, बिल्कुल संगीन। अगर अगर इन आरोपों की जांच सपा सरकार में कराएंगे, मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनको जेल भी भेज देंगे। क्यों? अतीक अहमद की हत्या हुई पुलिस हिरासत में। भाड़े के हत्यारे कौन थे? किसके लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो हिरासत में मौत हुई है, बीमार नहीं थे वो। मुख्तार अंसारी जी बीमार नहीं थे। उन्होंने कहा उनको धीमा जहर, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उन्हें उलझन होती है। कोर्ट ने संज्ञान लिया, सही समय पर जांच होती, सही समय पर इलाज मिलता, उनकी जांच बन जाती। उनके बेटों ने भी यही कहा, उनके भाई ने भी यही कहा। तो सोचिए, सरकार हत्या में शामिल है। यहां तक हम कह सकते हैं सरकार हत्या में शामिल है। सीबीआई जांच हो जाएगा तब पता चल जाएगा। सरकार में बैठे लोग गैंग चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सोचिए आप, एक आदमी पूरे मेडिकल कॉलेज में पूरी जिंदगी की सजा काट लेता है। आप सोचिए, ये कहना ब्रजेश सिंह एमएलसी बना दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। ये ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ा दिया जाता है। ये स्थिति है। मतलब हमारा अपराधी तो वो संत। अगर किसी दूसरे दल का ये कोई निर्दल व्यक्ति दबंग हो तो वो माफिया हो गया, डॉन हो गया। योगी जी पर 100 मुकदमे, वो संत। उन पर 100 मुकदमे, वो संत। उप मुख्यमंत्री पर 100 मुकदमे, वो संत। ठीक है जितेंद्र जी, जवाब ले लेता हूं। ठीक है, पॉलिटिकल कपड़ा पहन के, राजनीतिक ड्रेस पहन के, राजनीतिक परिधान पहनकर ये सब गुंडे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार चला रहे हैं और हत्या करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, राकेश पोद्दार साहब, सुना आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा को सीधे तौर पर आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और साजिश इसके पीछे सीधे तौर पर आपके खिलाफ रचने का इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे बचाव करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे अपनी सरकार को, अपने आप को, अपनी पार्टी को? इसमें इन्होंने कहा सपा के, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म नहीं आती सपा के लोगों। मुलायम सिंह यादव ने और किस तरह अतीक को, इनको मुख्तार अंसारी को बचाने का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं, डीजी साहब, जेल के अधिकारी कह रहे हैं। रिटायर्ड डीएसपी जो है, उनका नाम है शैलेंद्र सिंह, ने कहा कि मुलायम सिंह चाहते थे कि मुख्तार अंसारी की बचाव हो। कानून कहता है, रिटायर्ड अफसर बोल रहा है। अरे शर्म करो बोलते हुए। अरे आप शर्म नहीं आती तुम्हें योगी आदित्यनाथ पे हाथ उंगली उठाते हुए? आपको शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को जनता ने वहां चुना है, मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है, जनता ने बनाया है, आपके कहने से नहीं। आपकी जो छवि जो है, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया मुलायम सिंह यादव। हेलीकॉप्टर से ऊपर कहते थे कि गोली चलाओ। किस तरह सरजू नदी में बहाने का काम किया कार सेवकों पे। प्राण प्रतिष्ठा जहां प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहां पे आप लोगों ने आरोप लगाया। अरे भैया शर्म करो, किस बात की आप राजनीति करते हो? इस देश के अंदर किसी ने तुष्टीकरण की राजनीति की? मुलायम सिंह यादव ने की। किस तरह सनातन को गाली देने वाले लोग आज चिल्ला चिल्ला के मुख्तार अंसारी की पक्ष रखते हैं। उसके कारनामे क्यों नहीं देश के अंदर बताते? मुख्तार अंसारी जी स्वर्गवास हो गए, इसकी चिंता सब लोगों की है। उस पर भी आज ये राजनीति कर रहे हैं। आज रोजे का दिन है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उस पर अगर सफाई से बयान दे, अरे उनके कहने की बात मैं कर रहा हूँ। 66 गैंगस्टर उनके ऊपर लगा था, मुख्तार अंसारी के ऊपर। आज वो आदमी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 1996 के एसपी फायरिंग किया गया, गाजीपुर में इन्होंने किया। एसपी साहब बोल रहे हैं, रिटायर्ड अफसर बोल रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है इस बात का। आज कहते हैं कि मेडिकल टीम ने पूरी मुख्तार अंसारी जी की मेडिकल चेकअप कराया, और उन्होंने कहा, और जेल के जो डीजी साहब, उन्होंने कहा कि इनका रोजा चल रहा था। रोजा खोलने के उपरांत उनको खाना मिला, खाना खाने के बाद उनके दिल का हार्ट अटैक हुआ। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे आप क्यों आरोप लगा रहे हो? भाई, भारतीय जनता पार्टी किसी को ना मारती है ना करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ लेके चलने का काम करती है, विकास की बात करती है। आपके तरह नहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश के अंदर किसी तुष्टीकरण की राजनीति की तो मुलायम सिंह यादव ने किया, तुष्टीकरण की राजनीति की कांग्रेस ने की, आज भी तुष्टीकरण की राजनीति आज कर रहे हैं। आपके चैनल पर बैठ के उनको शर्म नहीं आ रही है? रोजे के दिन चल रहा है, क्या कहते हैं, अभी सभी लोग रोजे में है, और उनके स्वर्गवास पे एक बार भी श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। अरे कैसे आप राजनीति करते हैं भाई? और रही बात ये कहते हैं, आज इन्होंने जब हमसे बुलवाने की बात ही बोली, तो मैं इनका बोलना चाहता हूं कि 60 मामले थे
मुख्तार अंसारी के पास सितंबर 2022 में मामले की राज हो चुकी है। 66 गैंगस्टर वाला मुकदमा 1996 में एसपी फायरिंग किया गया। तो ये सब मामले हैं। पूर्व डीएसपी सुरेंद्र सिंह मुलायम सिंह की सरकार में बचाना चाहते थे। डीजी जेल से एसएम सावत ने कहा रोजा खोलने के उपरांत इनका दिल का दौरा पड़ा। अरे भैया, जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप बतलाइए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। 140 करोड़ जनता का सेवा करना, विकास करना, तुष्टिकरण की राजनीति करना छोड़ दीजिए आप लोग देश के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के पास से अब कांग्रेस के पास चलूंगा। मैं आऊँगा जितेंद्र जी आपके पास भी। संदीप मिश्रा जी, क्यों ना इस मौत की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाएं? क्या आपको ऑल इज वेल, सभी कुछ जो दिख रहा है आईने की तरह वैसे ही साफ है, या कुछ और कहा जा सकता है? मसला ये नहीं कि दर्द कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह। जब भगवे में कालनेमी राज करते, ये छलावे वाले लोग, ये संत बनके जब हत्यारे कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हत्याओं का आलम ऐसा ही होगा। ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा पहली बार हुआ है बीजेपी के सरकार में, और धाए धाए गोलियां चल रही हैं सरेआम बाजार में। पूरी दुनिया ने कैसे बेसब्री से देखा है कि डबल इंजन की सरकार और हथकड़ी में बंद हुए लोगों की हत्या हो गई। लाइव तस्वीरें। ये कैसे हो गया कि थार पर सवार यमराज टहनी का लाल देखा गया, बीजेपी का टुकड़ा बना रखा है। ये कैसे हो गया कि जेल में जहर देकर किसी की जान खतरा बना दिया जाता है। ये कैसे हो जाता है कि एक ब्राह्मण को पकड़कर उसको हथकड़ी लगाकर लाया जाता है और गाड़ी पलटकर उसकी जान दे दी जाती है। ये कैसे हो जाता है कि बुलडोजर के सवार जाते हैं और किसी गरीब माँ बेटी के घर को मसान बना देते, उसे जिंदा जला देते हैं। ये कैसा हो जाता है कि इज्जत बचाने के लिए बेटी अपनी जान को छोड़कर फांसी पर रख जाती है और उसके बाप को भी मजबूर कर दिया जाता है कि तुझे भी मरना होगा। ये कैसे हो जाता है कि दुर्योधन और दुशासन की कहानियां हमने महाभारत के पन्नों में पढ़ी थी, या फिर आज मोदी के राज में पढ़ रहे कि मणिपुर में मेरी बहनों को नंगा घुमाया जाता है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है और उनके जिस्मों को खिलौने की तरह, गिट्टू की तरह नोचा जाता है, और दुर्योधन और दुशासन दोनों दिल्ली में बैठ के अपनी हस्तिनापुर की गद्दी संभाले रहते हैं, मणिपुर में ही जाते। ये कैसा हो जाता है कि एक इनका एमएलए नाबालिग के साथ बलात्कार करता है और फांस को लग जाता है। ये कैसे हिम्मत हो जाती है कि इनका नेता मुंबई में थाने में ढाई ढाई गोलियां चला देता है। ये कैसे संभव है कि इनके ही नेता, आप हाथरस में 100 का दहन देखते हैं, दलित का 100 उनके माँ बाप से छीन के पुलिसिया पहरे में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। ये कैसे संभव है कि आदिवासी के चेहरे पर बीजेपी के नेता मूत्रपात कर देते हैं? कहाँ चले जाए ये देश के मुसलमान इस बीजेपी वालों के डरकर? बता दो कहाँ चले जाए ये देश के मुसलमान? कहाँ चले जाए? कोई कहता पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता तुम हरामजादे हो, कोई कहता तुम गद्दार हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कोई कहता है कि रमेश बिदूरी जैसा कहता है कि वो आतंकी हो, बड़ुए हो, टकवे हो, नालायक। आप बता दो इस देश के मुसलमानों को कहाँ चला जाना चाहिए? कहाँ चले जाए बीजेपी वालों के बच्चे? कहाँ उनकी जान सलामत होगी? कहते हैं जेल और माँ की कोख सबसे सुरक्षित है। योगी जी, ठीक है, आपको ठीक है, राकेश पोद्दार जी, मैं आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। एक लाइन बस, जी जी एक लाइन। आपको योगी जी खूब पता होगा कि पुलिस का डर क्या होता है। संसद में बिलख बिलख के 5 साल के बच्चे को जैसे चटकना मार के रुलाया जाता है, वैसे संसद में फूट फूट के रोए कि मुझे बचा लो। और आज आप क्या कर रहे हो? रात कितनी भी काली हो योगी जी, मोदी जी, तुम्हें जरूर होती है। ये वक्त बदलेगा और जब वक्त बदलेगा तो बदला मिलेगा। ठीक है, राकेश पोद्दार साहब जी, कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वक्त बदलेगा। अरे भैया, वक्त तुम्हारे हिम्मत नहीं है वक्त बदलने की। वक्त बदलने की हिम्मत किसी में है तो जनता के अंदर है। जनता वक्त बदलेगा। अरे भैया, सुन ले मेरी बात। पोद्दार जी, भाषा में बात बोल रहा हूँ, भाषा नहीं बोल रहा हूँ, आपको भाषा नहीं करना भाषा बदलने की। मैं भाषा में ही समझा रहा हूँ। वक्त बदलने का वक्त बदलने का काम जनता की है। जनता के हम लोगों ने काम किया, जनता की। अरे शर्म करो, 1984 के दंगे करवा के आज आप इतनी बड़ी बातें करते हो। सिखों के साथ आपने क्या किया? 1984 का दंगा आपने करवाया। सिखों के गले में टायर डाल के मारने वाले लोग आज हमें नरसंहार की बात सिखाते हैं। हम लोगों ने 10 सालों में देश को राम राज्य लाने का काम किया। तो भ्रष्टाचारी लोग जेल गए, हम लोगों ने काम किया। आप जितना मर्जी चिल्ला लो, जनता
17 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है। आज जितना भी कुछ कह लो, 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम हम लोगों ने किया। और योगी जी की सरकार पहली बार नहीं है भैया, 17 के बाद फिर 22 में हम लोगों ने चुनाव में गए, 22 के बाद भी हम लोग चुनाव जीतने का भी काम किया। तो कांग्रेस के लोग आप समझ लो, कितना देर तुम राहुल गांधी को खेपोगे, कितना दिन मुलायम सिंह जी के साथ चलोगे, कितना दिन ममता बनर्जी के साथ चलोगे। यही लोग थे कि कांग्रेस के खिलाफ अपनी पार्टियां बनाई थी। ममता बनर्जी किसके खिलाफ पार्टी बनाई थी? कांग्रेस के खिलाफ। मुलायम सिंह यादव किसके खिलाफ पार्टी बनाई थी? यही कांग्रेस के खिलाफ। फारूक अब्दुल्ला किसके खिलाफ पार्टी बनाई थी? कांग्रेस के खिलाफ। शरद पवार किसके खिलाफ पार्टी बनाई थी? कांग्रेस के खिलाफ। आज हमें सबक सिखा रहे। हम लोगों का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ देश को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे सामने जनता है, जनता के बीच में हम लोग हैं, जनता के कामों पे भरोसा करते हैं। हमारा एजेंडा है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस देश में, तुष्टीकरण नहीं चलेगा इस देश में, जातिवाद इस देश के अंदर नहीं चलेगा। देश के अंदर चलेगा तो विकास के नाम पर देश आगे बढ़ेगा। संदीप जी, वादे किए उस वादे पे हम लोग चल रहे हैं। आप बहाने पुराने जनता को भलाइए मत, फुसलाइए मत। आप अपने कारनामे आपने बताइए। 1984 के दंगे याद नहीं क्या? उससे पहले नरसंहार आपने करवाया, देश का बंटवारा आपने करवाया। आज वो व्यक्ति हमें सिखा रहा है, राजनीति करना सिखा रहा है। जनता हमारे साथ है भाई साहब। ठीक है, ठीक है। संदीप जी, जितेंद्र जी, मैं दोनों आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच में दिनेश शर्मा साहब से भी एक कमेंट ले लेता हूं। अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है। दिनेश शर्मा साहब, एक लंबा तजुर्बा आप पत्रकारिता का रखते हैं, देश की सियासत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इस मौत की टाइमिंग पर जो सवाल उठ रहे हैं, कितने जायज हैं? ये मौत उनको दी गई है? जो टाइमिंग्स किसने दी मौत इनको? ये जिस पर टाइमिंग्स पर आपने सवाल उठाया, टाइमिंग को लेकर सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, पूरा देश पे जो सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है वो उठ रही है और कहा यह जा रहा है। आपने मुझसे प्रश्न किया है कि इसकी मौत पर टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं। टाइमिंग पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं सर, जब अथारी के बेटे ने इस बात को लेकर पत्र दाखिल किया था, कोर्ट को कहा था कि मुझे मेरे पिता को, मेरे वालिद को स्लो पॉइजन दिया गया है। खुद अतीक अंसारी इस बात को कहते हैं कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और उसके बाद अचानक उनकी ऐसे मौत हो जाती है, तो सवाल इसलिए उठने लाजमी है। तो क्या ये बात आप एस्टैब्लिश करते हैं कि ये पॉइजन से मौत हुई है? मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो देश कर रहा है मैं उसी को लेकर चर्चा करना चाह रहा हूं। देश तो नहीं कर रहा है, देखिए ना जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अभी हम इस बात पर कैसे, इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंच जाएं? पहली बात तो यह है कि वो पॉइजनिंग केस है कि नहीं, ये डॉक्टरों का पैनल डिसाइड करेगा जी। दूसरी बात यह है कि क्या जो अंसारी साहब हैं, क्या वो किसी राजनीतिक दल ने जेल में डाले हुए थे? वो एक सजा याफ्ता कैदी है, उसको विभिन्न मामलों में कई बार आजीवन कारावास हुआ है। वो एक अपराधी है जिसके घर से मशीन गन बरामद हुई थी, जो कृष्णा राय हत्याकांड का अभियुक्त है, और इसके अलावा और भी मामलों का अभियुक्त है। वो चाहे मैं हूं, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे कोई हो, ये कानून, ये न्यायिक प्रक्रिया के एक हिस्से के अंतर्गत जेलों में है। ये किसी भी राजनीतिक दल ने इनको जेल में नहीं डाला है। तो आप अगर मुझसे ये जानना चाहें कि टाइमिंग्स क्या है, क्या उस पर, तो उस पर मेरी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, आप बताएं। क्या मैं ये कहूं जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने एक लंबे चौड़ी स्पीच दे दी? क्या मैं ये कहूं कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया? और उस पर, इनके बयानों पर आप मुझसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं, तो ये इतने हल्के निचले स्तर के बयान हैं इनके कथन है, उस पर मैं नहीं बोल सकता। मैं संदीप मिश्रा जी अब आपके पास आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास भी जितेंद्र जी, आवाज ठीक होने के बाद जी। मैं इतना ही कहूंगा, अभी दिनेश भैया को समझ नहीं आया कि क्या करें। दिनेश जी, आपको ये तो समझ आया होगा कि बिल्किस बानो को, बलात्कारियों को फूल माला देने वालों पर कंप्लेंट क्या आप कर सकते? वहां तो आपकी आंखों में शर्म आई होगी, लज्जा आई होगी, आपकी आंखों से कुछ आंसू निकले होंगे कि बलात्कारियों को माला पहनाने वाली बीजेपी, ये फूलदल कोई और दुनिया में ऐसी फट नहीं थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम मोहर करके इनको वापस बुला लिया, वरना राम जाने किस किस को टिकट देके क्या क्या कराते। आपकी छाती में इतना जोर होना चाहिए कि चोर है उसे चोर को हो। पता नहीं आपकी कलम कैसे खुल हो जाती है, कैसे पत्रकार हो, किस तरह के पत्रकारिता करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन सच बोलने में बड़ा कम लगता है। मैं तो पत्रकार रहा हूँ 20 साल 25 साल मैंने भी पत्रकारिता की है, लेकिन मैं इस दम के साथ पत्रकार था कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम।
आज सच बोलने वाले पत्रकार कलमकार गायब हो गए। उनमें से आप ही पहली जमात में खड़े हुए मालूम हो कि आपको देश को पता ही नहीं है कि देश को हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। हमारी बात भाषण कह रहे हो, रमेश बिदूड़ी के भाषण को आप क्या कहोगे? सुन लीजिए दिनेश, अपनी बारी। आम आदमी पार्टी में है, कांग्रेस में है, आप किसके प्रवक्ता है? आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सुनिए पहले। लबर नहीं करो, पहले सुनो। आप लबर नहीं करो, सुनो, कम रखो सुनने का। बातों का रायता मत फैलाओ। आपने कैसे पत्रकार बता दिया? आपने जो बोला है, आप जैसे जो पत्रकार है ना, वो पत्रकारिता के दायरे में नहीं आते मेरे भाई संदीप जी। आप लगे पत्रकार, आप लिखे हुए कलमकार हो, संयम से बोलिए। अगर आप पत्रकार हैं, संयम से बोलिए। पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है। आपकी कलम से क्या लिखा था? लिखाओ अपनी खबर, क्या लिखा था आपने? दिखाओ अपनी खबर। बिल्किस बानो का फूल माला से स्वागत हुआ, आपने क्या लिखा? दिखाओ अपनी कलम। क्या लिखा आपने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? क्या लिखा आपने? क्या लिखा? क्या लिखा आपकी कलम में? नहीं लिखा आपने, सब नहीं है। मुझसे फोटो उतार के चले आओ पत्रकार बन के, दुनिया आपको क्या होती है। गली मोहल्ले में कहीं खड़े होने लायक। ठीक है संदीप मिश्रा जी, दिनेश जी, ठीक है, इस बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब सवाल ऐसे में ये आता है कि न्यायपालिका को हम सभी मानते हैं, पूरा देश जुडिशरी को मानता है, उसका एहतराम करता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल इसलिए भी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है कि अगर मरने वाले का, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका खुद का बयान ये आता है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उनका बेटा ये कहता है कि स्लो पॉइजन मुझे दिया जा रहा है, तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि इन बातों को अहमियत दी जाए? ये मेरा सवाल राकेश पोद्दार साहब से। देखिए, आपने सवाल पूछा, बिल्कुल परफेक्ट पूछा। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जब कह रहे हैं कि इनका रोजा खोलने के उपरांत मैं इनको भोजन दिया, भोजन देने के बाद इनका हार्ट अटैक हुआ और पूरे कैमरे के साथ हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज किया गया, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें दिखाया कि इनका हार्ट अटैक से हुआ। इसमें हम लोगों को बहस नहीं करनी चाहिए। हमको लोगों की इसलिए बहस करनी चाहिए कि अंसारी साहब आज स्वर्गवास हो गए, उनके लिए हम लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आज ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जफर अंसारी जी, और आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अरे भैया तुम मीडिया को कहते हो कि मीडिया बिका हुआ है, ईडी बिका हुआ है, सीबीआई बिका हुआ है, जनता बिका हुआ है, ईवीएम बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिका हुआ है। तो भैया बिकाऊ अपने चश्मे से देख रहे हो। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, 84 की बात हमने कहा कि सिखों के साथ अत्याचार हुआ, 1966 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने 5000 साधुओं को गोली चलवाया उसके ऊपर। आज ये हमारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शर्म करो, शर्म करो। सुप्रीम कोर्ट को अब जल के जैसे, आतंकवादी के जैसे कसाब के लिए आपको रात के 12 बजे का प्रिंसिपल कोर्ट खुलवाता है, इनको शर्म नहीं आती? जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पूरा मौका दूंगा जितेंद्र जी, पूरा मौका दूंगा मैं। देश को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वहां जाकर राहुल गांधी जी उनका समर्थन करते हैं। अरे शर्म करो, देश कहाँ ले जाना चाहते थे ये लोग? देश के अंदर तुष्टीकरण किया सफात अंसारी थी, देश के अंदर इन लोगों को मौका जनता ने जना दे दिया तो तुष्टीकरण की, जनता का जनादेश का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने देश के अंदर जातिवाद की, जनता का जनादेश को दुरुपयोग करते इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जनता का जनादेश को दुरुपयोग करते हुए ये लोग अपने परिवार और अपने कुंबे को बढ़ाने वाले लोग हैं। आज भी सोनिया गांधी चाहती है 10 साल के बाद कि मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। बिहार में क्या चाहते हैं लालू जी? मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह जाते जाते अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना के दूसरी बार चाहते हैं, अखिलेश जी चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बन जाए। अरे देश, अरे सुनो, मैं क्या सुनाओगे? कैसे कांग्रेस के आप प्रवक्ता पढ़ के आया करो, इतिहास पढ़ा करो। देश को टुकड़े करने वाले लोग आज हमें ज्ञान मत बांटो। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी संविधान से चल रही है, देश लोकतंत्र से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप हमको ज्ञान मत दीजिए। हमें भारतीय जनता पार्टी के पास ज्ञान है, जनता का आशीर्वाद है। आपको अपने चश्मे से सब कुछ बिकाऊ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सफात अंसारी जी को दुख लगता है, आपके चैनल पे मीडिया के साथी को गाली दिया जा रहा है, मीडिया के साथी को बिकाऊ कहा जा रहा है। आपको कम से कम इनको रोकना चाहिए, लेकिन आप भी नहीं रोकते हैं। ये बोले जा रहे हैं। अरे पढ़ के आया करो, कम से कम पढ़ाई भी करा करो। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ पोद्दार, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये ज्ञान की पाठशाला अपने पास कितना पढ़ा लिखा हो जनता जानती है। राहुल गांधी आप अपना संभाल के रख लो। ज्ञान की पाठशाला राहुल गांधी 22 रुपए प्रति लीटर आटा बेचते हैं।
₹45 किलो दूध बेचने वाले लोग, 500 लोग बैठते हैं चैनल पर, आपसे करो कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते ठीक है जितेंद्र जी, संदीप मिश्रा जी, ठीक है, मैं धीरे धीरे मौका देता हूँ। राकेश पोद्दार जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं संदीप मिश्रा साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन जितेंद्र वर्मा जी अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अभी हमारे बीजेपी के भाई साहब आतंकवाद पे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे। आतंकवादियों को सबसे पहले उनके घर पाकिस्तान छोड़ने का जो सवाब उठाया था, इन्होंने ही वो सवाब उठाया था। उरी हमला हुआ, पठानकोट हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान की एजेंसी से जांच करवाने का पुण्य काम भी इन्हीं लोगों ने किया था। इनकी जांच एजेंसियां बड़ी कमजोर हो गई थी हमारे भारत सरकार की, जो इन नकारा लोगों को वहां से जांच एजेंसी पाकिस्तान से मंगानी तो पढ़ के आया, पढ़ के आप, और कांग्रेस का बच्चा ही तो भारतीय जनता पार्टी है। पोलियो को 2 ड्रॉप पिला दिया तो चलो चल के बोल रहे हो डिबेट में, और आज की वैक्सीन का प्रचार कर रहे हो मोदी जी का फोटो लगा के, मोदी जी का फोटो लगा के हैं। चवन्नी जैसा जो निशान है तुम्हारे ये बगल में और जांघ पे, ये किसकी सरकार का है? तब तो प्रधानमंत्री का फोटो लगा के प्रचार नहीं होता था, और कितना तेजी से वो चिल्ला रहे हैं। सवाल तब खड़े होने लगते हैं इस तरह की आकस्मिक मौतों के ऊपर जब कई नाम इतिहास में हम देख लेते हैं, या कुछ दिन पहले देख लेते हैं, या कुछ सालों पहले देख लेते हैं। इसमें कई नाम जब मैं पढ़ रहा था, ये सर्च कर रहा था, तो सुनील राठी मेरे सामने नाम आता है, अनिल दुजाना का नाम मेरे सामने आता है, मुन्ना बजरंगी का नाम मेरे सामने आता है, विकास दुबे ये तो हाल ही का मामला है, ये मेरे सामने आता है, अतीक अहमद, अशरफ, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें आकस्मिक मौतें हुई हैं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को सियासत से जोड़कर देखा जाता है। कांग्रेस इस पर अपना क्या व्यू रखती है? मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूँ और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ तो मैं किसी कांग्रेस का नहीं होता, किसी का नहीं होता, किसी हिंदू मुसलमान का राज्य का होता हूँ, पूरे देश की सुरक्षा और पूरे देश की सुरक्षा हूँ। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री योगी जैसा देखता हूँ और खुद ही अपने मामले वापस कर लेता हूँ तो बड़ा हैरानी होती है, बड़ा अचंभा होता है। अपने ही मुकदमे वापस देने वाले पहले शायद होंगे जिन्हें लगा नहीं। और अभी ये पोद्दार साहब बता रहे थे, पोद्दार साहब मुझे ये भी बता देना, बीएचयू में तो बहन की इज्जत टूटी गई, वो किसके कार्यकर्ता थे? ये भी बता देना, आदिवासियों के मुंह पर जिन्होंने मुफ्त किया, पेशाब किया, वो किसके कार्यकर्ता थे? फिलिस्तीनियों के बलात्कारियों को फूल माला पहना के सम्मान किया, वो किसके कार्यकर्ता थे? मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि अयोध्या में मांस के टुकड़े मंदिरों में फेंकने वाले वो किस दल के कार्यकर्ता थे? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बुर्का पहनकर दंगा कराने वाले किस पार्टी के कार्यकर्ता थे? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ मंदिरों पे पकड़ के, अपने एक धर्म का मस्जिदों पे पकड़ के झंडा लगाने वाले किसके कार्यकर्ता थे? ये कौन थे रमेश गुप्ता जो देश के सबसे बड़े मंदिर लोकतंत्र के मंदिर में कटुआ भड़ुआ आतंकवादी कह के बोल रहे थे? ये भी कौन लोग थे? ये संयोग है या प्रयोग है कि जब बीजेपी और बीजेपी के लोग सरकार और सत्ता में आते हैं तो लोगों में दहशत की बात हो जाती है? ये कैसे हो रहा है समझो भैया। आज की गलती को कल के इतिहास से सुधारने की जरूरत थी। साहब आज की बात पर जवाब होना चाहिए। जब मुख्तार अंसार साहब के बेटे ने ये कह दिया कि उनके बाप को जान से खतरा है, जेल में जहर दिया जा रहा है, जब मुख्तार अंसार जी ने खुद कह दिया कि मेरे को मीठा जहर दिया जा रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है, आपको ये बताना चाहिए कायदे से पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि तब योगी सरकार ने क्या जांच कराई, क्या किया, कैसे संतुष्ट किया इन सवालों को। और आज देश भी यही पूछ रहा है, कांग्रेस भी यही पूछ रही है, समाजवादी भी यही पूछ रही है कि जब उनकी जान को खतरा देश के सीटों में था तो आपने उनकी जान को बचाने के क्या क्या उपाय किए, कैसे महरूम उनकी जान बची रहती, क्या क्या योगी जी ने उपाय किए, बस इतना पूछना। ठीक है, राकेश पोद्दार साहब कैसे डिफेंड करेंगे इन सवालों को? कांग्रेस की प्रवक्ताओं को सवाल का जवाब हम क्यों दें? हम देश की जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव के सामने जा रहे हैं, इनके सवालों का जवाब क्या दे? उठपटांग बयान क्या बोल रहे हैं? अरे उनको शर्म नहीं है, 84 की बात नहीं करते, 66 की बात नहीं करते, 1965 की बात नहीं करते, 1942 की बात नहीं करते, कह रहे पुरानी बातें छोड़ो, नई बातें पे आओ। अरे नई बात क्यों छोड़े? नई बात को क्यों छोड़े? आपने एक बार भी कहा कि मुख्तार अंसारी 66 मुकदमे में थे, अब कभी एक बार भी नहीं बोला। पुलिस वाले पे गोली चलाया, उसमें एक बार भी आपने नहीं बोला। किस तरह गाजीपुर में उन्होंने पुलिस वाले का बैरिकेड तोड़ के उनके गोलियां मारने का काम किया, उस पर आप एक बार भी नहीं बोले। सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, सबका साथ लेके, सबका विकास लेके चल रही है, आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात करते हैं कौन सी जवानी की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, कभी आपने बोला? और हम कह रहे कि हम नहीं कर रहे। डीजी साहब जेल के एहसन साबित ने कहा
कि रोजा खोलने के उपरांत उनकी मृत्यु हुई, हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें हम सवाल का जवाब क्या दें? इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, कहाँ से लिख के आते हैं। और जो भी कलम लिखेगी वो सरकार के कहने पर लिखेगी। कहा ना उनके आज भाई ने, मतलब आपकी भाजपा पे, आपके काम पर, आपके मुख्यमंत्री पर किसी को एतबार नहीं है। आज कह तो दिया उन्होंने कि जो भी पोस्टमार्टम होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा, पोस्टमार्टम सही नहीं होगा, जो भी कलम लिखी जाएगी वो आदेश में लिखी जाएगी, कह तो दिया उनके भाई ने। अब उनके भाई को संतुष्ट करो ना, आप अपना गाल मत बजा के खुद पाओ। उनके भाई को, पीड़ित परिवार के भाई को जवाब दो और बताओ कि कैसे न्याय मिलेगा उस परिवार को जिसने इतने बड़े आरोप सरकार पर लगाए। बोलो साहब, ये सवाल देश का सवाल है। 1984 का सवाल का जवाब दीजिएगा यार। ठीक है जितेंद्र जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। संदीप जी, उसके सवाल का जवाब दीजिएगा। 1966 में 5000 हिंदुओं को मारा गया, उसके सवाल का जवाब दीजिएगा। अरे उसका सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब देता हूं। 84 का जवाब मैं दूंगा, 1984 के दंगे का सवाल का जवाब दीजिएगा। 84 का जवाब दे दूंगा, आदिवासी का जवाब मिल जाएगा। 84 का जवाब जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा किया, उसके सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। ठीक है संदीप मिश्रा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राकेश पोद्दार साहब, आपसे भी मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। जितेंद्र वर्मा साहब, एक बात मुझे बताएं, ठीक है, अभी सीनियर जर्नलिस्ट भी मुझे बोल रहे थे, और एक सवाल मैं ये करना भी चाहूँगा, ये इस पूरे मामले को, जो पिछली रात की घटना है, इसको हम नॉर्मली क्यों नहीं देख सकते? क्यों हम इसको सियासत से जोड़कर देख रहे हैं? क्या एक नॉर्मल मौत भी तो हो सकती है? अगर हार्ट अटैक आया, जाहिर तौर पर मौत का अख्तियार तो किसी के पास नहीं है। देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी ओर से कोई आरोप नहीं लगा रही। समाजवादी पार्टी कह रही है जो बंदी थे विधायक जी, उन्होंने स्वयं पत्र लिखा था कोर्ट को। 1000 बार इस बात को अपने दिमाग में रख के सोचिए, मृतक ने स्वयं पत्र लिखा था हाई कोर्ट को, श्रीमान न्यायालय हमको मीठा जहर दिया जा रहा है अदालत में, जेल के अंदर। अदालत में उन्होंने ये बात कही थी, पत्र भी दिया, मौखिक भी कहा। तो क्या ये बात संगीन नहीं है? क्या ये बात संज्ञान लेने लायक नहीं है? कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, लेकिन सही से जांच नहीं की गई। समाजवादी पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, आरोप उनके बेटे लगा रहे हैं, आरोप उनके भाई लगा रहे हैं। उनका पूरा परिवार कह रहा है कि उनके परिवार के मुखिया की हत्या सरकारी आदेश पर जेल प्रशासन ने मीठा जहर देकर की है। अगर आपको यही कानून रखना है तो सऊदीया का शरिया कानून लागू करिए, हटाइए सरकार, बर्खास्त करिए केंद्र सरकार, बर्खास्त करिए राज्य सरकारें, सीधे एक राजा होगा, देश में कोई सरकार नहीं होगी। फिर सद्दाम हुसैन की तरह सर कलम कर लिया जाएगा राजा का देश, मुनव्वर गद्दाफी की तरह जनता सर कलम कर लेगी जब सत्ता से हटाना होगा। अगर यही करना है, आरोप समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया। कस्टोडियल डेथ में आपने कितनी हुई उत्तर प्रदेश में, फर्जी इनकाउंटर जितेंद्र यादव का आपने किया। मध्य प्रदेश से लड़का आया था भर्ती देखने, आकाश गुर्जर, पुलिस ने उसको बालू माफिया दिखाकर फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आगरा कोर्ट ने आदेश दिया, डीजे ने, पूरा पुलिस प्रशासन जेल चला गया हत्या के केस में। सर मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 8 पुलिस वालों की हत्या एक दिन में इनकी सरकार में हुई है। 60 पुलिस वालों की हत्या 7 साल में हुई है। 60 वकीलों की हत्या इस 7 साल की सरकार में हुई है। कस्टोडियल डेथ, अब पुलिस अभिरक्षा में मौतें, अस्पताल से ले जाते समय हत्या, अस्पताल के अंदर हत्या, जेल के अंदर हत्या, कोर्ट के अंदर हत्या। ये किस किस पर सफाई देंगे साहब? ये आरोप कैसे लगा सकते हैं हम पर? इनका गिरेबान इतना काला है, इनका गिरेबान इतना रक्तपात वाला है, इनकी सोच ऐसी रक्तपात वाली है। ये हमारे पत्रकार महोदय बैठे, इन्होंने मुख्तार अतीक का नाम ले लिया, लेकिन इनका मुंह सिल गया ब्रजेश सिंह और चुलबुल पांडे का नाम लेने। क्यों नहीं लिया? ले लेते। अगर आप बहुत निष्पक्ष है, हम तो कह रहे हैं मुख्तार अतीक, चुलबुल पांडे और ब्रजेश सिंह, आप कहिए। आप नहीं कह सकते क्योंकि आप वहीं से पत्रकारिता कर करके कलम बेच बेच के पत्रकार बन गए। ऐसे पत्रकारिता नहीं होती साहब, दोनों का पक्ष रखिए। वो साहब कह रहे 84 गिना रहे, अरे 84 गिना रहे तो गुजरात भी तो गिनाना पड़ेगा।
अगर कार सेवक गिरा रहे हैं तो 700 किसानों की बॉर्डर पर बलि ही ली है और किसानों की गोली मार के हत्या करवाई है भाजपा सरकार ने, तो ये भी तो गिनाना पड़ेगा। हाथरस की बेटी को परिवार से छीन के जला दिया, ये भी बताना पड़ेगा। जेल में उन्नाव में विधायक ने हत्या करवा दी, ये भी बताना पड़ेगा। बलात्कार पीड़िता उन्नाव की विधायक ने हत्या करवा दी, एक्सीडेंट करा के, ये भी तो बताना पड़ेगा। अरे अपना दामन पाक साहब, वाह भाई। दिनेश शर्मा साहब कैसे डिफेंड करेंगे? दोनों पक्षता और निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए सीधे तौर पर। समाजवादी पार्टी के लीडर साहब ने पहली बात तो यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत सियासत बन चुकी है जी। अब इसको सियासत के दृष्टिकोण से सारे राजनीतिक दल देखेंगे। मुख्तार अंसारी का जो भी साम्राज्य रहा या और भी अपराधियों का जो भी साम्राज्य रहा, उसको बढ़ाने में मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव का 100% योगदान है। अब इन्होंने जो प्रवक्ता महोदय बैठे समाजवादी पार्टी के, बहुत बात कर रहे हैं, शायद उस समय ये बहुत ही बालक रहे होंगे। मुलायम सिंह यादव पर 28 मुकदमे, डकैती, हत्या, लूट और क्या नाम पूरी फिरौती, पूरे। अब शांत होकर सुनिएगा। अब जब आप बोल रहे हैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। जितेंद्र जी सुन लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास। जितेंद्र जी, आप मेरी पत्रकारिता पर उंगली उठा रहे हैं ना, अब मैं आपको बताता हूं। हत्या डकैती के मुकदमे 28 से ज्यादा रहे। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, एक पर्चा दिखा के 17 मुकदमे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, 17 मुकदमे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, उन्होंने वापस ले लिए। हमने पूछा अखिलेश जी से, मैंने 28 मुकदमे जो मुलायम सिंह यादव ने वापस लिए थे, जो बहुत गंभीर थे, वो क्या था? तो अखिलेश यादव जी शांत हो गए, कोई जवाब उनके पास नहीं था। आप कोई बात कर रहे हैं तो उसका कंटेंट तथ्यों के साथ आपके पास होना जरूरी है। आप मुझे भी निरुत्तर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई दूध का धुला हूं और मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे तथ्य कहीं गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जानकारी में उनको सही बताने की कोशिश करूंगा। आपने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए मुख्तार अंसारी के इसकी मौत की, तो आपको तो सीबीआई पे भरोसा ही नहीं है। ना आपको सीबीआई पे भरोसा है, ना आपको ईडी पे भरोसा है। और सीबीआई अगर ये कह दे कि ये मौत जो है हार्ट अटैक से हुई, तब आप कौन सी एजेंसी लाएंगे? दुर्भाग्य है इस बात का कि हम लोग एक पॉलिटिशियंस के रूप में तथ्यों की अनदेखी करते हैं। मेरे पास ये मानने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है उसकी प्रतीक्षा करूं। जहां तक राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, जहां तक इन्होंने और भी हत्याओं का सवाल उठाया है, देखिए शासन में जिसकी भी सरकार होती है वो अपने दृष्टिकोण से अपनी कानूनी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए निर्णय लेती है। एक तंत्र है वहां पर, एक न्यायिक तंत्र है, पुलिस तंत्र है। तो वर्मा जी, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप एक अच्छी लीडर बने, लेकिन ये हल्की फुल्की बातों से जो है क्या नाम, आप अपनी गरिमा को, अपने राजनीतिक भविष्य को क्यों एक संदिग्ध बना रहे हैं? आपके पास सबूत हो इस बात का कि मुख्तार अंसारी के लड़के ने यह कहा है कि उनकी हत्या हुई है, तो अभी आप हमारे सामने रखिए। उस लड़के ने यह नहीं कहा है, उसने एक संदेह व्यक्त किया है कि उनके पिताजी ये कहते थे कि उनको जेल दिया जा रहा है। हम इस बात को मेरी बात सुनिए भाई वर्मा जी, मेरे भाई जरा बात सुन लीजिएगा। आप इस बारे में ज्यादा कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कुछ ज्यादा बोलेंगे तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता हूं। अखिलेश यादव पर तो यहां तक आरोप है कि उन्होंने अपने बाप को सत्ता से अपदस्थ किया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से अपदस्थ कर दिया सत्ता के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? और बहुत ज्यादा मत बोलिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संदीप मिश्रा साहब, तो जितेंद्र वर्मा जी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक फैक्ट आपके सामने आ जाता है। अगर आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई, ईडी, इन तमाम एजेंसीज पे तो आप वैसे भी सरकार के साथ होने का इंतजाम लगा चुके हैं, तो अगर उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसको आप कैसे यकीनी मान लेंगे? जब सर ईडी, सीबीआई, आईटी जी केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की वसूली का माध्यम बन जाए, जी, जिन कंपनियों पर छापा मारा ईडी, सीबीआई, आईटी ने, एक हफ्ते के अंदर करोड़ों का बांड खरीद के वो उनको चंदा दे आए। सोचिए सर, ऐसी सैकड़ों कंपनियों की सूची
चुनाव आयोग ने अखबारों में, चैनलों पर आउट हो चुका है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, निर्मला सीतारमण के पति अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी का करप्ट चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी डिफेंड नहीं कर सकती। तो किस एजेंसी पर आप भरोसा करेंगे? सोचिए, छोटी मोटी तो कोर्टें भी खरीद ली इन्होंने, जजों को जेल भेजते रहे। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो जज थे उन पर 76 का मुकदमा लिखवा दिया था इन लोगों ने, एक फैसला दिलवाने के एवज में। तो सोचिए, लोग निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट को DY चंद्रचूड़ जी को छोड़ दिया जाए तो ये लोग अदालतों के जजों को भी डरा धमका कर अपने फेवर में संस्थाओं को, उनको स्वतंत्र काम नहीं करने दे रहे हैं। ईडी, CBI, बताइए, एक भी इनका भाजपा का नेता राकेश जी, चाय पिया? सुन लीजिए, कभी जब से सरकार में अजीत पवार मुख्यमंत्री बने, कभी ईडी चाय पीने गई? कभी हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद चाय पीने गई? कभी पूरे 10 साल में एक भाजपा के नेता के घर में ईडी ने कभी बुलाया या चाय पीने गई? नहीं। नीतीश के विधायकों के पास चाय पीने जाती थी, सरकार बनाना था। अजीत पवार के पास सरकार बनने से पहले जाती थी, तोड़ के सरकार बनानी थी। शिंदे के पास जाती थी, तोड़ के सरकार बनानी थी। हेमंत जी माने नहीं तो जेल चले गए, केजरीवाल माने नहीं तो जेल चले गए हैं। शुभेंदु अधिकारी, पेमा खांडू, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, रमन सिंह, शिवराज सिंह, ये दुनिया के सबसे बड़े करप्ट नेता, और इनके राज्य में मुख्यमंत्री, इनकी राज्य में मिनिस्टर, पूरी मोदी की कैबिनेट देख लीजिए। जितने मंत्री उनके बाप मंत्री रहे, जितने मंत्री उनके बाप के बाप मंत्री रहे, और ये कहते हैं परिवारवाद। अमित शाह का बेटा BCCI सचिव, और भाई साहब बैठे, ये अभी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं है। सोचिए आप, भेदभाव। हम तो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है, और इनका बेटा पर्सनल अटैक नहीं है। राकेश पोद्दार साहब से जवाब ले लेता हूँ। राकेश पोद्दार साहब, भेदभावी लोग हैं। राकेश जी सुनाइए। अरे जी, चलिए, इनको बधाई हो। हम अधिकृत प्रवक्ता हैं या नहीं हो, पार्टी हमारी जानती है, जनता जानती है। इनके कहने से मैं अधिकृत प्रवक्ता नहीं बन पाया सपा का। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं या ना हूं, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं। इसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हमारी चिंता है। रही बात, आपने ईडी और CBI की बात कर रहे हैं। ईडी CBI को अगर किसी ने तोता कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कांग्रेस को कहा, उस समय सरकार इस कांग्रेस की थी। और बाकी इन्होंने कहा, आज मैं परफेक्शन ये लोग देश के अंदर चलाना चाह रहे हैं कि ईडी और CBI की बात, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते हैं, अजीत पवार का नाम लेते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं। भैया, किसी की फाइल बंद नहीं हुई, सबकी फाइल खुली है। कोई सरकारी गवाह है, और सभी सरकारी गवाह है, सुन ले मेरे भाई, और सरकारी गवाह है, कोई किसी की फाइल नहीं बंद हुई। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने का काम करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो। और इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको बार बार कह रहा हूं कि 20,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट कह रहा किया है SBI के अंदर, तो 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी का है। मैं पारदर्शित करना चाहता हूं, लेकिन आप एक बात को स्पष्ट कीजिए देश को, जनता को, 14,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब कोई देगा? नहीं देगा। कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि 6,000 करोड़ रुपया मेरा है। हम पारदर्शी के साथ देश का चुनाव में जा रहे हैं, पारदर्शी के साथ मीडिया के सामने अपना पैसा रखेंगे कि कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना बैलेंस शीट है, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आप लोग काला धन को छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे, काला धन को छुपाने के लिए चुनाव के नाम पर पैसा जो घर ले जाते थे। इस देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी इसको पारदर्शित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शित करने का काम किया। हम 17 राज्य में चुनाव सरकार चला रहे हैं, हमारे पास 6,000 करोड़ रुपया है। लेकिन इनके तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी एक राज्य में सरकार चला रही है, उसके पास 1,400 करोड़ रुपया कहां से आया? इसका सवाल का जवाब नहीं देगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको 1,200 करोड़ रुपया कहां से आया? उस सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसना इनका सवाल है। हम इन लोगों के पास 2024 में कोई रोड मैप नहीं है अंसारी जी, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गाली देना। देश के प्रधानमंत्री को 104 बार गाली दी है। जनता सब जानती है, पहचानती है। जनता
विकास के नाम पे जाना चाहती है। ये अखिलेश यादव कांग्रेस को कहते थे कमलनाथ अमलनाथ, कांग्रेस मेरी सुनती नहीं। अरे भैया आप लोग, आज मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में इन्होंने सीट बंटवारा किया, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सारे इनके परिवार कुनबे को टिकट मिल गया भैया। 101 आदमी समाजवादी पार्टी के अंदर हैं, इनके परिवार के लोग हैं। ये आज हमारे हमसे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के साथ चल रही है, संविधान के साथ चल रही है। चुनाव में हम लोग जा रहे हैं एकदम लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, देश में चुनाव में जा रहे हैं। 2029 जो चुनाव है, देश को महान बनाने वाला चुनाव है, देश को विकास की ओर ले जाने वाला चुनाव है, देश को विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है, देश की तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाने वाली चुनाव है। आप चिंता मत कीजिए, आप अपना रोड मैप सब्बात अंसारी जी के चैनल पे आप रखिए और बताइए कि मेरा रोड मैप है। भारतीय जनता पार्टी को गाली देने से भारतीय जनता पार्टी ना रुकेगी ना झुकेगी। देश के लिए मर मिटेंगे, खून बहाना पड़ेगा, खून बहाने के लिए तैयार है। जितेंद्र वर्मा साहब, क्या तैयारी है इस इलेक्शंस को लेके? सिर्फ पीएम मोदी को गाली देने से जीत मिल जाएगी क्या? नहीं, गाली कौन दे रहा जी? गाली नहीं दे रहे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देते तो 20 करोड़ हो जाती है, नहीं दे पाए। अब हमारी सरकार देगी इनको सत्ता से पलटकर। एक घमंड में ना चाहिए, देश की सत्ता हटाने जा रही है जनता इनको। ये देश 45 से 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी की तरफ बढ़ गया। एनएसएसओ का डाटा है, ये समाजवादी पार्टी का डाटा नहीं है। ऐसा पहली बार ही क्यों हुआ कि देश 45 से 50 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश भारत बन गया? ऐसा क्या मोदी जी ने जादू कर दिया? 10 साल में कौन सी छड़ी घुमाई? 13 हजार करोड़ रुपया अपनी जेबें भरते चले गए। ये कह रहे काला धन। अरे साहब, काला धन तो आप ही अकेले पी गए, तो क्या किया जाए? किसान आत्महत्या में एनसीआरबी का डाटा आया है कि 10 साल की मोदी सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। ये किसानों को ना मुआवजा दे पाए, ना उनका कर्ज माफ कर पाए, ना उन पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस ले पाए। इनसे किसान नाराज है। भर्ती पेपर लीक होता रहा, इसलिए इनसे नौजवान भी नाराज है, मजदूर भी इनसे नाराज है। सबका रोड मैप विपक्ष के साथ है और विपक्ष का यही रोड मैप है कि महंगाई ये कम नहीं कर पाए, हमारी सरकार बनेगी, हम महंगाई कम करेंगे, किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। इन्होंने वादा किया था, नहीं कर पाए, उसको हम पूरा करेंगे। रोजगार नौजवानों को नहीं दिया, वो हम लोग देंगे, हमने दिया भी है अपनी सरकारों में। सपा सरकार में ही हमने 5,43,000 सरकारी नौकरियां दी, 42 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा, उद्योग धंधे लगाकर। इन्होंने तो कोई उद्योग धंधा भी नहीं लगाया। जो भी समाजवादी पार्टी सरकार का काम है, ये बता दें, इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ बना इनकी सरकार का हो तो सपा सरकार में बना। मेट्रो 1 चली थी 7 साल में सपा सरकार में। दूसरी उत्तर प्रदेश में कहीं ट्रायल भी हुआ हो तो बता दें, नहीं हुआ होगा। मुख्यमंत्री जिसमें बैठते हैं लोग भवन में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार का है। सबसे बड़ा एशिया का पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क समाजवादी पार्टी की सरकार का है। गोमती रिवर फ्रंट हो चाहे मेदांता हो, एक कभी विकास की इनने लखनऊ में रखी हो। पूरे प्रदेश में हमने ट्रॉमा सेंटर बनवाए, पूरे प्रदेश में हमने कृषि महाविद्यालय बनवाए, पूरे प्रदेश में हमने किसान बाजार बनवाए। कौन सा काम अछूता छूट गया? 18 लाख लैपटॉप भी दिए। हार जीत राजनीति का अंग है, ये फैलाने में कामयाब हो गए, हम समझाने में नाकामयाब हुए। लेकिन ये जनता को पूरी तरह से नासमझ समझ रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं। 2022 में 3 करोड़ 42 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिला, तो क्या कह सकते हैं कि ये हमारी एक कम्युनिटी का वोट है? एक कम्युनिटी वो अगर वोट देगी तो 3 करोड़ 42 लाख कभी नहीं बैठेगा। इनको 4 करोड़ वोट मिला, सिर्फ हमसे 58 लाख वोट ज्यादा। उसी 4% पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। उन 4% में यही सब लोग हैं जितेंद्र वर्मा साहब जिनके साथ ये अन्याय कर रहे हैं, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है जितेंद्र वर्मा साहब, मैं आगे बढ़ूंगा। दिनेश शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूँ वापस। मैं उसी मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ जिससे मैंने आगाज़ किया था। इस पूरे मामले पर जो कुछ भी हलचल हो रही है, भले आप माने ना माने, लेकिन चर्चा तो हो रही है। बाकी न्यूज़ चैनल पर जाके देखिए, इसको लेकर चर्चा तो हो रही है, पूरे दिन से इसी को लेकर चल रहा है कि क्या कुछ होगा। अब आपसे समझना चाहूँगा कि तमाम सियासी पार्टियां इस पर अपने अपने रुख तो साझा कर रही हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश है। कौन कौन सी पार्टियों को क्या फ़ायदा मिल सकता है, या फिर क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है? दिनेश शर्मा जी, आपकी इस बात से सहमत जी कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आज सबके सब जो है मुख्तार अंसारी की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। अब उनको कितना लाभ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा,
ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस प्रकार से जो मायने लेने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट आया, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया, कांग्रेस का आया, इन तीनों ने इस बात पर कम जोर दिया कि भाई इस प्रकार की जो मौत हुई है उसके ऊपर दुख होता है। देखिए, मौत होती है जी, और हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी रूप में है। कोई पॉलिटिशियन के रूप में आगे बढ़ा, कोई अपराधी जगत के रूप में आगे बढ़ा, कोई किसी भी रूप में आगे बढ़ा। अब इसमें जिस प्रकार का चल रहा है, मैंने पहले कहा कि ये एक सियासत बन चुकी मौत की है। और अब एक बात और बता दूं मैं आपको, इस समय चुनाव चल रहा है, जो विकास के मुद्दे थे, चाहे वो बीजेपी के रहे हो चाहे किसी के रहे हो, अब आप उनको नहीं सुनेंगे। अब जो सियासत शुरू हुई है इलेक्शन की, वो कंगना रनौत पर हुई है शुरू। बहुत लंबे, देखिए कितने जबरदस्त तरीके से चल रहा है, कंगना रनौत। अब अंसारी आ गए हैं बीच में। अब ये फाइल चलती रहेगी। अब कुछ जो छोटे मोटे दो चार, अगर भगवान न करे कोई बलात्कार हो गया किसी के साथ, तो उस पर शुरू हो जाएगी। ये पूरा इलेक्शन इसी पे उतरेगा। लेकिन पब्लिक के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, जो चीज सामने आ रही है, वो ये है कि वो ये तो समझ रही है कि मोदी सरकार का काम बोल रहा है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और मैं किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़ा हूं। मैं वो बोल रहा हूं जो मेरी नजरें देख रही है। अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चुनाव चल रहा है, ये कितना घसीटते हैं इस मुद्दे को, कितना लाभ उठाते हैं, देखना होगा। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। इसका लाभ मिल पाएगा सपा को या कांग्रेस को? कोई ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट 30 सेकंड में दोनों को दे देता हूं, जितेंद्र वर्मा जी और राकेश पोद्दार साहब दोनों को। पहले जितेंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब विरोधी और संक्षेप में असहमति, संक्षेप है, असहमति को देशद्रोह समझा जाए तो वहां पर तानाशाही का उदय होता है। और हम ये कह रहे हैं, जब तानाशाही का उदय होता है तो तानाशाही का अंत भी होता है, जनता करेगी भाजपा का। ठीक है, राकेश पोद्दार साहब आखिरी कमेंट आपका। देखिए अंसारी साहब, हम लोगों का जो रोड मैप अभी जो 2024 का हुआ है, प्रधानमंत्री का अनुशासन मंत्र आ चुका है। हमारा है एक धर्म, वो धर्म है भारत प्रथम, और पवित्र ग्रंथ हमारा संविधान है। एक ही भक्ति है, भारत की भक्ति करना, एक ही शक्ति है, जनता की शक्ति है, एक ही ये संस्कार है, भारतीयों की सुरक्षा का खुशहाली देना, और एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कूद चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे। ठीक है, 400 के पार का बार बार जिक्र हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र वर्मा साहब जुड़े थे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, संदीप मिश्रा, राकेश पोद्दार साहब बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, और दिनेश शर्मा साहब रख रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर अपने विचार। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, ये कुछ गुजरे कल में मौत हुई है, उसके बाद अभी आने वाले दिनों में इस तरह के मामलों को लेकर और हाईलाइट किया जाएगा, और इसी को लेकर 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। फिलहाल बेबाक मुंसिफ इतना ही।